क्रिकेट के बराबर में जाके खड़ा हो गया है कबड्डी। मेरे घर की स्थिति थी बहुत कमज़ोर थी। मैट पे खेलने में सबसे बड़ा लॉस खिलाड़ी को होता है, तो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराने का सौभाग्य मिला और देश के प्रति मैंने कुछ करना है, तो उन्होंने मेरी टिकट डिक्लेयर कर दी। मैंने रिजाइन दे दिया, घर में कलेश हो गया। 99% कोच का होता है, 1% खिलाड़ी का होता है। स्पोर्ट्स जैसे आप फिनिश करें तो पॉलिटिक्स में आए। नमस्ते भारत, मैं गोपाल शर्मा, मेरे साथ दोबारा से क्षितिज शर्मा, और इस बार फिर हम एक नए हिडन टैलेंट को आपके सामने लेकर आए हैं। एक ऐसी गेम से जिसको खेल खेल आप बड़े हुए हैं या फिर आप अभी खेल भी रहे हैं। आपने अपने स्कूल टाइम से खेला था, अभी तक चलता आ रहा है, वो शायद आप जानते होंगे, कबड्डी। सो इस एक गेम से अर्जुन अवार्डी, दिल्ली वार्ड काउंसलर, मिलते हैं दिनेश भारद्वाज जी से वेट करते हुए। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका वेलकम है आपका मेरे पास आने से। और मैं दिनेश कुमार भारद्वाज हूँ और मैं अर्जुन अवार्डी हूँ, इंडिया टीम का कैप्टन रहा हूँ और कबड्डी मेरा फेवरेट गेम रहा है और मैं गांव बाखनेर का रहने वाला हूँ। और जब हम कबड्डी खेलते थे तो कभी सोचा नहीं था कि हम इस मुकाम तक जा पाएंगे, क्योंकि गांव का गेम था और मिट्टी में खेली जाती थी। आज तो कबड्डी एक इतना बड़ा गेम हो गया है, क्रिकेट के बराबर में जाके खड़ा हो गया है कबड्डी। प्रो लीग हो गया। जब हम खेलते थे तो हमारे पास किट भी नहीं होती थी और मिट्टी में ग्राउंड पे चूना मारने के लिए भी चूना नहीं होता था। अच्छा। मैं आर्य समाज गांव है बाखनेर में, आर्य समाज है मंदिर, उसमें हम कबड्डी खेलते थे। और जब हम स्कूल लेवल पर खेलने जाते थे तो हमको ये एहसास होता था कि हमारी टीम जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। तो हमारे जो सीनियर खिलाड़ी थे जिन्होंने यहाँ पर गांव बाखनेर में कबड्डी स्टार्ट की, हम उनको देखते यार इतने तगड़े तगड़े हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि हम कर पाएंगे। तो जैसे सीनियर प्लेयर हमारे गांव में गुलाब जो इनकम टैक्स में नौकरी करता है, अनिल खत्री, सतेंद्र खत्री, हरिचंद खत्री, सुरेंद्र खत्री, और एक हमारे साथ प्रदीप, एक कीनू, जो मेरे गांव के सीनियर खिलाड़ी खेलते, नरेश, सतीश, अजय, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी खेलते थे। तो हम उनको देखते थे, एक मोरलाल, एक टिप्सी, एक काला, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी थे। तो उनको खेलते हुए देखते थे तो बड़ी चोटें लगती थी, किसी की आंख फूट जाती थी, किसी की उंगली ठुक जाती थी, तो डरते थे यार कभी हमारी भी चोट लग जाए। लेकिन एक खिलाड़ी ने बताया, कोच ने बताया कि खिलाड़ी का चोट तो गहना होता है, कि चोट नहीं लगेगी तो खिलाड़ी कैसे बनेगा। तो जिस सारे समाज में हम खेलते थे वहाँ पर हमारे गांव की एक बहुत बड़ी परंपरा है बाखनेर गांव की, कि यहाँ ओलंपियन भी हैं, इंटरनेशनल कोच भी हैं, द्रोणाचार्य कोच भी हैं, और वॉलीबॉल में इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल कोच हैं। और हमारे गांव की एक गुड़िया इंडिया टीम की कैप्टन रही है हॉकी की, तो बॉक्सिंग के भी कोच रहे हैं, और रेसलिंग, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, फुटबॉल, जब भी हमारे गांव में कोई स्पोर्ट्स की सुविधा नहीं है तो सर जब वहाँ तक जाने में उन सीनियरों को हमने देखा भी इतने बड़े खिलाड़ी हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो एक डीटीसी बसें होती थी पहले, आज भी हैं डीटीसी बसें, वो बड़ी बड़ी बसें होती थी, पीछे बैठने का एक छोटा सा बॉक्स अलग से होता था। तो हम सोचते थे यार एक 75 पैसे की टिकट लगती थी छतरा स्टेडियम में जाने के लिए। तो सोचते थे यार ये 75 पैसे बच जाएँ कैसे। तो हम इकट्ठे होकर वहाँ पर बैठ जाते थे। स्टाफ चलाते थे तो फिर उसमें अखाड़े का स्टाफ बोल देते थे और छतरा स्टेडियम का बोल देते थे। तो कंडक्टर भी उसमें हमारी हेल्प करते थे। सरकारी नौकरी के यार एक स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी हैं। और जैसे जैसे हम स्कूल नेशनल खेले छतरा स्टेडियम से, या फिर हमारे पास कप्तान सिंह कोच आ गए, पहले हमारे सीनियर खिलाड़ी खिलाते थे। लेकिन जैसे हम स्टेडियम में गए तो उन्हें पता लगा भी कबड्डी तो बहुत बड़ा गेम है। छतरा स्टेडियम में जाते रिस्पेक्टमेंट मिलती। जैसे हमारा एक, मैं सबसे पहले मिनी नेशनल होती थी, एक सब जूनियर खेलने गए रतलाम। नरेश उपमान है, मोटा उसका नाम है, और थ्रोबॉल के प्रेसिडेंट भी हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे कबड्डी के भी, खेड़ा गाँव में बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे। तो उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। फिर शिव कुमार जी थे, आज हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। यहाँ कप्तान सिंह खोखर, दिल्ली सरकार ने कोच दिए मेरे गांव में। तो उन्होंने मेहनत कराते थे, वो जितनी मेहनत कराते थे उससे एक्स्ट्रा हम पहले मेहनत भी करते थे, उसके बाद में भी करते थे। तो जहाँ भी हम जाते थे तो कहते थे कि भी आप अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे खिलाड़ी बन पाओगे। तो जब इतनी स्किल का एक सिस्टम नहीं था कि मेहनत करनी है, जान करनी है,
लेकिन जितना कोच ने बताया मुझसे ज़्यादा करते थे। जैसे स्टार्टिंग में मैं थोड़ा अच्छा हुआ, एक सुसाना गांव है हरियाणा में खरगोदा के पास, वहाँ हर साल टूर्नामेंट कराते थे, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे। एक जो हिंदुस्तान का सबसे स्टार खिलाड़ी रहा है बलविंदर सिंह फीडा, जो फीडे के नाम से जाना जाता है, और दोनों गेम खेलता था, सर्कल स्टाइल भी और नेशनल स्टाइल भी। तो मैं वहाँ पर एयरफोर्स की टीम में खेला। मैं वहाँ पर विद सिलेक्शन और विदाउट सिलेक्शन? विदाउट। मैं नौकरी पे भी नहीं था, मैं स्कूल नेशनल खेल के आया। तो एयरफोर्स में बलवंत सिंह कोच थे, उन्होंने देख लिया था मेरे को छतरा स्टेडियम खेलते कि अच्छा लड़का है, तो उसमें खिलाया। तो मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद स्कूल नेशनल खेला, फिर एयरफोर्स वाले बोले हमारी टीम में आ जा, सीआरपी वाले बोले हमारी टीम में आ जा, रेलवे वाले बोले हमारी टीम में आ जा। तो खेलते खेलते फिर बीएसएफ छावला गांव में बीएसएफ की टीम थी कबड्डी, नजफगढ़। तो टीम बहुत उस टाइम पे डाउन थी, ऑल इंडिया प्लेस में मेडल नहीं, और जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट होते हैं नेशनल उसमें भी नहीं थी। तो कोचिज सुच्चा सिंह थे, आज वो शायद इस दुनिया में नहीं रहे, वो और के साथ जो खिलाड़ी वो ले आए कि मैं यार आप बीएसएफ में जाओगे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आप अकेले रेडर होगे, सीआरपी में जाओगे तो कई रेड हैं, एक रेड के बाद रेड आएगी, रेलवे में भी ऐसे ही है। तो मेरे ये था कि भी नौकरी तो पकड़नी है, क्योंकि मेरे घर की स्थिति थी बहुत कमज़ोर थी। हम एक किसान परिवार में पैदा हुए, कोई नौकरी नहीं था मेरे परिवार में। मेरे बड़े भाई डीटीसी में लग गए। अच्छा। फिर मैं मेरे से उनसे छोटे थे, वो काम करते थे, खेती का काम करते थे। मेरे पिताजी भी खेती का काम करते थे, मैंने भी खेती का काम किया अपने घर वालों के साथ। तो मैंने देखा दोनों तीनों टीमों में खेल के देखा, रेलवे में भी देखा और सीआरपी में भी देखा। लेकिन जो बीएसएफ थी तो उसमें एक प्रॉब्लम थी कि रेडर उनके पास था ही नहीं। अच्छा। तो मैंने सोचा जिस मैच में 40-50 मिनट का मैच खेलेंगे तो सारी रेड में नहीं मारनी पड़ेंगे। तो मैं वहाँ गया तो मेरी और अच्छी प्रैक्टिस हुई। मतलब ये आपके लिए एडवांटेज होगा? एडवांटेज होगा भाई, यहाँ ठीक है। मैंने कहा ये बेचारे एक मेरा सीनियर खिलाड़ी है अनिल खत्री, वो भाई की तरह है मेरे जैसे, और 2 भाई मेरे से बड़े हैं, वो भी मेरे से बड़ा भाई है। उसने मेरे को बताया कि भाई जो मिले ना पहले पकड़ लो, नौकरी बहुत ज़रूरी है। वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तो मैं ठीक है, मैंने बीएसएफ ज्वाइनिंग कर ली। हम फर्स्ट ऑल इंडिया पुलिस खेले, हम सेकंड आ गए। अच्छा। फर्स्ट एक टूर्नामेंट खेले बॉम्बे में, ओएनजीसी ने कराया था, ऑफ सीजन था, हम चले गए बगैर प्रैक्टिस। वहाँ हमारी टीम फाइनल में पहुँच गई। अच्छा। वहाँ पर मेरे को बेस्ट ऑल इंडिया बेस्ट प्लेयर दिया ऑल टूर्नामेंट का। अरे वाह। और वहाँ मेरी एक जनार्दन सिंह गहलोत थे कबड्डी को जो प्रेसिडेंट थे, मैंने पता भी नहीं था ये प्रेसिडेंट है कबड्डी के। उन्होंने बुलाया, प्रसाद राव ने मेरे को बुलाया, जो कबड्डी के अंदाता हैं, जो कबड्डी को प्रो में लेके गए हैं, कि आप साई में आ जाओ, गांधीनगर, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। मैंने सोचा यार मैंने जब पता लगा कि मेरी परफॉर्मेंस, इसका मतलब मैंने मेहनत करी तो मेरे रंग ला रही है, फ्यूचर में अच्छा हुआ। तो बड़े बड़े कोच, बड़े बड़े खिलाड़ी, कैसा दिनेश भाई और आप बहुत अच्छा खेलते हो यार। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था वो। तो वहाँ से खेलने के बाद देखा भाई नौकरी तो पकड़नी पड़ेगी। फिर बीएसएफ ने हम भर्ती कर लिए। फिर वहाँ से मैं राजस्थान में, मेरे को गहलोत ने बुलाया, तो वहाँ से मेरे को नेशनल खेलने का मौका मिला। अच्छा। सीनियर नेशनल बारामती, फर्स्ट नेशनल, फर्स्ट एशियन गेम्स में मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वहाँ भी राजस्थान की टीम सेकंड आई 20 साल के बाद। मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही तो मेरा कैंप में सिलेक्शन हो गया और मेरे को मौका मिला इंडिया खेलने का। फिर कंटिन्यू में इंडिया खेलता रहा, जो भी टूर्नामेंट आया। 2006 में दूसरा एशियन गेम्स आया, मेरे को कैप्टन बना दिया। और एक महसूस हुआ कि यार एक हिंदुस्तान की टीम को आप प्रतिनिधि करोगे और तिरंगा लेके खड़े होगे। कहाँ मैं खेतों में काम करने वाला, कहाँ गाँव में रहने वाला, इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया। फिर नौकरियों के ऑफर आने लगे, इस नौकरी में आ जाओ, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। जब हम खेलते तो बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट खेलते थे और बड़ा प्रेम था, एक दूसरे से खेलते भी थे और उसके बाद में बैठते थे, बड़ा अच्छा प्रेम लगता था। बड़ा एक दूसरे से संपर्क में रहते थे। इतने फ़ोन भी नहीं थे खिलाड़ियों के पास, लेकिन बड़ा अच्छा मान सम्मान था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट की क्या सुविधाएं थी उस टाइम की इंडिया टीम के लिए? उस टाइम पे आप इंडिया टीम में जाओगे तो मिट्टी पे प्रैक्टिस करते थे 2002 में। अच्छा। मिट्टी पे खेली थी इंडिया टीम, मिट्टी में खेली। खेलते कैसे? और हम एशियन गेम्स में गए तो मैट पे कबड्डी मिली, मैट आ गया। 2006 का जो एशियन गेम्स हुआ, फिर तो एक 2000 के बाद तो मैट पे आ गया। 3, 4, 5 जो भी टूर है सब मैट पे आ गया।
मैट पे खेलने में सबसे बड़ा लॉस खिलाड़ी को होता है। मिट्टी में खेलता था, इंजरी कम होती थी। जो आज सुपर स्टार खिलाड़ी देखते हो आप, पहले जाओगे 10 साल पहले या प्रो जब से स्टार्ट हुई उससे पहले जाओगे तो बहुत कम इंजरियाँ खिलाड़ियों को मिलेंगी। बहुत लंबे सफ़र तक खेलता मिलेगा आपने। किसी का सफ़र 15 साल का, किसी का 20 साल का, किसी का 10 साल का। आज के जो युवा खिलाड़ी हैं, जो यूथ खेल रहे हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, 7 साल, 5 साल, 7 साल, और टूर्नामेंट भी बहुत कम। क्योंकि प्रो लीग आने से एक तो फास्ट गेम हो गया, एक मैच पे फास्ट हो गया। इंजरी तो होती है, नसीब भी चलता है, लेकिन जो ग्रोथ कबड्डी की बढ़ी वो प्रो लीग से बढ़ी। हर घर में कबड्डी खेलता है आज लड़का, हर गांव में कबड्डी खेली जाती है। इतनी पब्लिसिटी हो गई, शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह सभी को जाता है, सब खिलाड़ियों को जाता है, सब कोचिज को जाता है, और जिन्होंने स्पॉन्सर दिया कबड्डी को इस मुकाम पे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा आपको, रीज़न क्योंकि मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे जो माहौल आपने बताया कि प्रो कबड्डी आने के बाद में चीज़ें संतुलन हो चुकी है, लोगों को फैसिलिटी आने लगी है। पहले आपको क्या चैलेंजेस आते थे, किस प्रकार के चैलेंजेस आते थे? नहीं, जब मैं गांव में कबड्डी खेलता था तो घर वाले भी मना करते थे। क्यों? कि नहीं यार, कबड्डी वबड्डी नहीं, तो खेत में चल। जैसे स्कूल से आते थे, सरकारी स्कूल में हम पढ़ते थे, यहाँ MCD स्कूल में हम पढ़े। आज इतना बड़ा सौभाग्य, उसमें हम चीफ गेस्ट जाते हैं। जिस स्कूल में हम पढ़े, जिस स्कूल में जो टीचर पीटता था, डरते थे, कमरे को देखते हैं, इसी कमरे में हमारी भी पिटाई होती थी। फिर बड़े स्कूल में 6 में चले गए, 7 में चले गए, 8 में चले गए। तो एक ऐसा समय था, नरेला धरानी जोड़ है कि यहाँ पर बस टर्मिनल बोलते हैं उसको, वहाँ एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराते थे। जो सीनियर खिलाड़ी थे, श्याम थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे जिन्होंने हमारे गाँव में कबड्डी शुरू करी। श्याम, राज सिंह है, द्रोणाचार्य हैं रेसलिंग में, उसके भाई थे छोटे, वो भी BSF में थे। यहाँ एक टूर्नामेंट होता था उनकी याद में, तो उसकी 100 रुपये एंट्री फीस थी उस टाइम पे हम छोटे छोटे थे। तो 100 रुपये एंट्री फीस इसलिए लगाते भी काफ़ी एंट्रियाँ हो जाएँ, कम हो। तो सब बच्चे ने बोला भी 10-10 रुपये दो। हम 10 खिलाड़ी थे, तो सबके जब में 10 रुपये आए। तो मैं पिताजी से बोला कि 10 रुपये दे दो। पिताजी बोले नहीं, खेत में जाओ। तो पिताजी सोचते भाई 10 रुपया नुकसान करके जाएगा, खेत में चला जाएगा। तो मेरी मदर ने बोला क्या हुआ, मैं रूस के घर से निकल गया। तो जाके पड़ोसी के घर पे बैठ गया। तो मेरी मदर आई, क्या बात हुई? वहाँ पापा ने 10 रुपये नहीं दिए चाचा ने। हम चाचा कहते थे पिताजी को। तो कोई बात नहीं, मैं दूंगी, अब खेल के फिर खेत में चले जाना। तो 10 सिक्के दिए गिलिट के, 10 सिक्के गिलिट के दिए। और 10 सिक्के गिलिट के देने के बाद हम वहाँ पर टूर्नामेंट में चले गए। हम तो बच्चे थे, वहाँ तो BSF, CRP, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, CISF, ITBP सभी बड़ी बड़ी टीमें आई हुई थी। तो हम तो 1-2 मैच खेले, हार गए। तो मैं सोचा यार पैसे भी गए, मैच भी हार गए। मैं सीधा अपने खेत में चला गया। लेकिन उस 10 सिक्के ने, गिलिट के सिक्के ने मुझे हिंदुस्तान की टीम का कप्तान बना दिया। जिस माँ ने मेरे को 10 सिक्के दिए, और आज भी मैं अपनी जेब में सिक्का रखता हूँ कि मैं अपनी उस अहमियत को ना भूलूँ जिस गिलिट के सिक्के ने मुझे इतने बड़े मुकाम पे पहुँचाया है। तो जब मैं गांव में खेलता था तो स्कूल में ना किट भी नहीं थी हमारे पास, जो आज किट पहन के खेलते हैं। स्कूल में वो कहते थे कि भाई आप 500 रुपये हैं तो 500 आप इकट्ठे दो, आधा स्कूल पैसे देगा, 50% आप दो, 50% बच्चा देगा। जोन इंटर जोन खेलते थे। जब जोन इंटर जोन का मेडल मिलता था, फर्स्ट सेकंड आते थे, तो बड़ी खुशी होती थी यार। बिल्कुल। जोन में फर्स्ट आ गए, इंटर जोन में फर्स्ट आ गए, स्कूल नेशनल में फर्स्ट आ गए। लेकिन सबसे बड़ी खुशी जब हुई जब एशियन गेम्स में हमने फाइनल में जाके पाकिस्तान को हराया, और जब वो मेडल मिला। और एक तो ऐसा समय आया जब हम सेफ गेम खेलने गए तो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को हराने का सौभाग्य मिला। अरे वाह। ये कब की बात है? तो ये 2004 की बातें हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जब खिलाड़ी जब तक अपना माइंड में बिठाएगा नहीं कोई बात कि मैंने एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना है और देश के प्रति मैंने कुछ करना है, तो शायद नहीं कर पाएगा। मुकाम जब तक आप नहीं सोचोगे कि मैंने कभी सोचा था मानने कि एक नौकरी मिल जाए। जब मैं छावला से भी आता था BSF, जब मैंने ज्वाइनिंग करी तो मैं सोचता था यार इसमें भी फ्री चला जाऊँ बस में, क्योंकि पैसे की जब तक खिलाड़ी कीमत नहीं सोचेगा तो गेम की भी कीमत नहीं होगा। और जब खिलाड़ी अच्छा स्पोर्ट्समैन बन जाएगा तो अच्छे माहौल में भी रहेगा और वो सामाजिक भी बन जाएगा। बिजनेसमैन कभी सामाजिक नहीं बन सकता, स्पोर्ट्समैन सामाजिक बन सकता है। बहुत कम लोग मिलेंगे बिजनेसमैन जो सामाजिक होंगे, लेकिन स्पोर्ट्समैन समाज से जुड़ा मिलेगा।
क्योंकि स्पोर्ट्समैन एक ऐसा होता है, वो हार को भी संभाल लेता है और जीत को भी संभाल लेता है। मैंने कोई मेडल लिया तो मैंने देश का भी और नाम और गाँव का भी नाम रोशन किया, और समाज से भी जुड़ के रहता है। जैसे मान लो हमारे समाज में खेलते थे, पहले सीनियर खेलते थे, फिर हम जूनियर खेलते थे। कभी सीनियर नहीं आते थे तो बड़ी खुशी होती थी, और यार आज सीनियर है, हम फर्स्ट पहले खेलेंगे। ग्राउंड में कभी अकेला भी, तकरीबन अकेला ही तैयार करता था कि भाई सब आ जाएंगे। मैं पानी मारता था, उसमें पट्टी मारता था, फिर लाइन मारता था, फिर मेहनत करता था। कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैंने अकेले ने ग्राउंड तैयार किया है कि मैं ही खेलूँगा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और जितने मेरे साथ खेलते थे तो आज वो ये बात कहते भी हैं कि यार दिनेश मेहनत बहुत करता था, इसीलिए कामयाब हो गया। मैं 3-4 नौकरियां छोड़ दी, अब मैं पॉलिटिक्स में आ गया। पॉलिटिक्स में जब मैं आया तो 2010 जो कॉमनवेल्थ था, तो मैंने देखा था, मेरे अच्छे संबंध थे माननीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के साथ। तो मैं जब उनके पास जाता था, कितनी मीटिंग होती जब भी बुला लेती थी, इतना स्पोर्ट्समैन से प्यार करती थी वो। तो जब मैं एशियन गेम्स खेल के गया और तो जब मुझे 2010 में अर्जुन अवार्ड मिला, बड़ी कठिनाइयाँ हुई। अब बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बनवाई हमने कांग्रेस के टाइम पे, उस टाइम, कि भाई जिसकी अचीवमेंट है उसको मिलना चाहिए। और जिसकी मान लो, जैसे कि मैं 2006 में कैप्टन था तो किसी दूसरे को अर्जुन अवार्ड दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया। मैं 2 एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। तो एक गवर्नमेंट से अच्छी पॉलिसी बनवाई, भाई करंट की अचीवमेंट देखो, एक लाइफ अचीवमेंट देखो, दोनों को दो। और जो मैं स्टार्टिंग में खेल के आया, दिल्ली का एकमात्र खिलाड़ी था मैं 2002 में। अच्छा। हरियाणा के लड़के थे 8-9, और अजय वहीं थे, अभय चौटाला और अजय। उन्होंने जितने हरियाणा के, ये नहीं कबड्डी के, जितने हरियाणा के जो मेडल लेके आएंगे उन्होंने वहीं पे अनाउंसमेंट किया कि 10-10 लाख रुपए हम हर खिलाड़ी को देंगे जो गोल्ड लेके आएगा। तो मैंने भी सोची कि और 10 लाख रुपए मिलेंगे एशियन गेम्स में मेडल लाने से, बहुत अच्छा हो जाएगा भाई, मेरा अच्छा घर बन जाएगा, मेरा फ्यूचर बन जाएगा, और नौकरी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो लेकिन उस टाइम पे पॉलिसी नहीं थी दिल्ली में, मात्र मुझे 50,000 रुपये मिले थे, एक मात्र खिलाड़ी में 2002 का एशियन गेम्स। पॉलिसियाँ नहीं बना रखी थी स्पोर्ट्स में। तो दिल्ली के अंदर कोई स्पोर्ट्स जैसे वहाँ पे अभी है तो यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं था। पहले 5 लाख रुपए दिए थे, उस पॉलिसी में मैं काफ़ी घूमा नहीं हुआ। लेकिन हमारी जो मुख्यमंत्री थी उसने ये बोला कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाओ जो हम स्पोर्ट्स को पैसा दे सकें, फंड दे सकें। उसमें कई अधिकारियों को भी मनमानी रही कि पैसा मिले ना मिले, तो उन्होंने 15 लाख की कुछ पॉलिसियाँ बनाई कि हम शीला दीक्षित जी के टाइम पे। फिर उन्हें 50 लाख की बनाई, अभी 2 करोड़ मिल रहे हैं मैं आम आदमी में। आप तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना दी, जो नेशनल में मेडल आएगा उसका भी खर्चा गवर्नमेंट देगी, सीनियर नेशनल में लाएगा उसको भी गवर्नमेंट खर्चा देगी, सालाना उसकी डाइट का सब कुछ दे रही है। और अब जो गोल्ड मेडल लेगा तो 1-2 करोड़ रुपया मिलता है। अच्छा जी। हाँ, दिल्ली से शायद इतना पैसा किसी सरकार ना देती हो जितना आज दिल्ली सरकार हमारी दे रही है। और इतने अच्छे स्पोर्ट्स, इतने शायद किसी स्टेडियम भी नहीं होंगे जितने स्टेडियम दिल्ली में, छोटी सी एक दिल्ली में इतने स्टेडियम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नौजवान किसी भी गेम में जाए, टारगेट लेके जाए, सोच के जाए कि मैंने ये करना ही करना है, ये गेम तो मैंने करके और देश के लिए मेडल लेके आना ही आना है। जब तक आप कोई मिशन नहीं बनाएंगे ना, जैसे मैंने 2010 में मिशन बनाया कि मैं टॉर्च लेके मैं आया राजस्थान से कॉमनवेल्थ की। अजय माखन जी अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, और मंत्री थे उस टाइम पे, हाँ खेल मंत्री थे दिल्ली सरकार में। तो आए तो 2017-14 में चले गए, तो हमारी उनसे बातचीत होगी, स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करते हैं कि भी मैं स्पोर्ट्स के लिए क्या कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि यार आप चुनाव लड़ लो। माजी मैं क्या करूं, बोले नहीं लड़ लो। मैंने भी सोची भाई, मैं जाता था तो मंत्रियों के पास सब बैठे रहते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, मैंने नहीं पता था कि भाई बहुत बड़ा काम करना पड़ता है नेताओं को भी। तो उन्होंने मेरी टिकट डिक्लेयर कर दी, मैंने रिजाइन दे दिया। घर में कलेश हो गया तो उन्हें रिजाइन क्यों दिया। और कहाँ से रिजाइन दिया आपने? एयर इंडिया नौकरी से। शाबाश। और अच्छी खासी सैलरी थी, मेरी 2-3 प्रमोशन पेंडिंग थी, टेक्निकल रिजाइन दे के मैंने नॉमिनेशन कर दिया। और कईयों ने मना भी किया कि भाई आप नौकरी मत छोड़ो, नौकरी नहीं मिलती है, आपका भविष्य ख़राब हो जाएगा। हम लड़ गए, हम कुछ वोटों से हार गए। हारने के बाद मैं एयर इंडिया में ज्वाइनिंग करने गया, पूछा भाई क्या हो, बोला सीनियरिटी तो नहीं मिलेगी और इस हिसाब से मिलेगी, प्रमोशन भी नहीं मिलेंगी।
फिर क्या है ना, खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, बड़ी खासियत होती है खिलाड़ी, एक टूर्नामेंट हार जाएगा फिर दूसरे में। तो मैंने सोचा यार हार तो बर्दाश्त करनी बेवकूफ़ी है, तो इसमें मेहनत कर। एक मेरा मित्र था MDH मसाले वाला, भूपेंद्र दीक्षित, वहीं रहता था नगर में। हार गया, बोले यार मेहनत करनी पड़ेगी, कांग्रेस में ये करना पड़ेगा, आदमी बनने पड़ेगा, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, मैंने राजनीति तो आती नहीं थी। कोरोना काल आ गया, कोरोना आ गया तो बोले इसमें मदद करो लोगों की। उसने भी पैसे दिए, हमने मिलाए, किसी को सब्जी, किसी को खाना, किसी को कुछ, तेल आटा एक किट बनाई, दाल चावल देने लगे। तो मैंने वो मेरे को जोड़ के चला गया। तो मैंने सैनिटाइज़र, ये पब्लिक में घर घर जाना, जो काम कहें वो करना। तो मैंने सोचा यार यही काम मैं स्पोर्ट्स में करता था, भाई तो स्पोर्ट्समैन था, मेहनत करता था, रेत में गिरता था, पसीना बहाता था, तो आप करते थे ना ये काम। तो ये भी एक फील्ड है, ये भी एक स्पोर्ट्स है, राजनीति भी एक स्पोर्ट्स है। अब मैं जो स्पोर्ट्समैन नहीं होता तो शायद मैं आज 5 बजे उठ के लोगों से नहीं मिल पाता, लोगों की गलियों में पैदल नहीं घूम पाता, मेरे साथ कोई पैदल घूमता नहीं। अरे भाई साहब आप तो बहुत घूमोगे। कोई अधिकारी पैदल चलता है तो भी थक जाता है, अरे भाई साहब, क्योंकि स्पोर्ट्समैन ही एक ऐसा कर सकता है देश के लिए भी। और मैं तो हर स्पोर्ट्समैन को कहूँगा कि आप जब तक स्पोर्ट्स करें, स्पोर्ट्स में रहें, स्पोर्ट्स जैसे आप फिनिश करें तो पॉलिटिक्स में आएँ। क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो भी काम करेगा ना अपने क्षेत्र में, वो दिल से करेगा और ईमानदारी से करेगा और अच्छा कराएगा, और किसी का दुख सुख भी अच्छी तरह सुनेगा। तो मैं जब आया तो मैंने 6 साल यहाँ प्रयास किया, MCD भंग हो गई, तो आम आदमी पार्टी ने मेरे को बुलाया, मान सम्मान से मेरे को टिकट दी। मैंने 2-3 बार नखरे करे, टिकट दी, तो आम आदमी से मैं जीत गया। जीता पार्टी के वजूद से भी और अपने वजूद से भी। यहाँ ऑलरेडी पहले आम आदमी का कौन सुन रहा था, आम आदमी देखा अरे कितना बड़ा चेहरा, अर्जुन अवार्डी है, इंडिया टीम का कैप्टन है, और हमारी पार्टी में आएगा तो पार्टी का भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो CM साहब ने, अरविंद केजरीवाल ने मेरे टिकट दी, नरेला क्षेत्र में हम अर्जुन अवार्डी थे, तो टिकट दी तो जीत गए। फिर स्पोर्ट्स विंग के अध्यक्ष बना दिए, पूरी दिल्ली स्पोर्ट्स में भी आप देखो क्या क्या काम होने हैं। तो मुझे आने के बाद पता लगा कि भाई फील्ड में रहोगे तो दोनों काम बड़ी मुश्किल हो जाते हैं, स्पोर्ट्स को चलाना भी और राजनीति को चलाना भी। तो मैंने एक बैलेंस बनाया उसमें कि भाई स्पोर्ट्स को ये कोच देखेगा, टाइम यही देगा, मैं राजनीति फुल टाइम करूँगा। तो जब मैं स्टार्टिंग में मैंने खेलना सोचा कि मैं खेलूँगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन जाके इतना बड़ा खिलाड़ी बनूँगा। लेकिन मेरा टारगेट ज़रूर था। मैं खेत में भी जाता था, दोस्तों में बैठता था, काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो नशा करने लग गए। मैं आज तक बीड़ी, गुटखा, कुछ दारू, कोल्ड ड्रिंक एक बहुत कम लेता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्समैन एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। स्पोर्ट्समैन जो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा ना, और सुबह शाम और अपनी फिटनेस पे नहीं रखेगा, तो स्पोर्ट्समैन नहीं बन पाएगा। कोई कहते नहीं सब करो, दूसरी कंट्रियों में करते हैं। हिंदुस्तान का कल्चर है, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे गाँव देश में हुए हैं। बॉक्सिंग में विजेंदर है, योगेश्वर दत्त है, सुशील है, बजरंग पूनिया है, महिला भी देखा होगा आपने, ओलंपिक में मेडल। तो स्पोर्ट्समैन तो हिंदुस्तान में कहीं से भी मेडल ला सकता है, जो उसको अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छा वातावरण मिले और अच्छी प्रैक्टिस मिले। जब मैं 9वीं क्लास में था तो मेरा क्लास टीचर था, तो बोला अभी एक ही काम होगा, या तो तू कबड्डी खेलने चला जा या पढ़ लेने तो फेल हो जाएगा। तो मैं सोचा यार फेल हो जाऊँगा, पास भी कर देंगे ये, जब मेडल आ जाएगा तो भाई मेडल आ जाएगा इंटर जोन में, सही बात है, तो ये पास कर देंगे यार। पहले सरकारी स्कूलों में ऐसे टीचर हेल्प करते थे स्पोर्ट्समैन की, आज भी करते हैं, कि कोई अच्छा खिलाड़ी है और देश के लिए और क्षेत्र के लिए मेडल लेके आता है तो उसकी मदद करते हैं, एजुकेशन में भी, पढ़ाई में भी, ट्यूशन में भी। बिल्कुल करते हैं, सही बात है। तो काफ़ी मदद करते हैं। तो जब मैं ये गेम देखता था, हॉकी वालों का भी कैंप लगता था पटियाला, बॉक्सिंग का भी लगता था, तो वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। तो मैं सोचता था अरे मैं जब इंटरनेशनल में गया यार इतनी मेहनत कैसे कर पाऊँगा। जब सीनियर खिलाड़ियों के साथ मैं 2002 में गया तो उसमें 1-1 घंटा 1.5 घंटा रनिंग कराते थे। तुम्हारी इतनी रनिंग कराते हैं, इतनी मेहनत कराते हैं। तो संजीव कहता था भाई मेहनत करेगा तो और अच्छा प्लेयर बन जाएगा। रामिर कहता था, शमशेर कहता, जो सीनियर खिलाड़ी थे ना बड़ा पुश करते थे जूनियर को, मतलब टांग पकड़ के खींचने वाले नहीं थे। जैसे आज देख लो ना, आप फ़ोन आ गया तो कम बातें करते हैं, बातें ज़्यादा होनी चाहिए स्पोर्ट्समैन की एक दूसरे पे, तूने प्रैक्टिस करी नहीं करी। लेकिन आजकल स्पोर्ट्समैन अपने उसमें गेम में, फ़ोन में, फेसबुक पे, ट्विटर पे लगा रहता है। तो कबड्डी एक ऐसा गेम है आने वाले टाइम पे और भी कि ये इतने बच्चों का फ्यूचर बना देगा कि कभी कबड्डी वाले ने सोचा भी नहीं होगा।
लेकिन वो दिल से खेलेंगे, दिमाग से खेलेंगे और कुछ टारगेट लेके खेलेंगे तो अच्छा हो जाएगा। सर मैं ना एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे कि आपने बताया कि आपको दिल्ली सरकार से भी इतनी सारी सुविधाएं मिली, ठीक है, और जो दूसरी स्टेट थी वहाँ से बहुत सारी सुविधा मिली, पर जो आजकल का स्पोर्ट्समैन है ना, वो ये कहता है कि हमको गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती। नहीं देखिए, दिल्ली का तो मैंने अपने फ्यूचर नेट पे डालना, वो किसी को लुकाने की तो कोई बात ही नहीं है। अब नेट पे डालो, दिल्ली स्पोर्ट्स कुछ स्टेटें होंगी जो नहीं दे पा रही होंगी, उनकी कोई मजबूरियाँ होंगी या पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, लेकिन दिल्ली में तो जितना भी आज बच्चे खेलेंगे, शायद किसी हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतना पैसा नहीं मिलता। मेडल पे, नेशनल पे स्कॉलरशिप है, जोन इंटर जोन पे स्कॉलरशिप है, सीनियर नेशनल पे स्कॉलरशिप है, कैंप पे स्कॉलरशिप है, मेडल पे स्कॉलरशिप है, बच्चे की प्रैक्टिस करने के लिए स्कॉलरशिप है, दिल्ली सरकार दे रही है। हर पॉलिसी हमारी दिल्ली सरकार की नेट पे है। तो सर यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे, आपका तो लाइक बहुत लंबा करियर है, आपने हर लेवल पे देख लिया सबको, कोचेस का कितना बड़ा महत्व है आज के टाइम पे? नहीं देखिए, तैयार करने में से कोचेज का तो माँ बाप के घर पे आप जन्म तो लेते हो, जन्म ले लेते हो, लेकिन जब फील्ड में जाते हो, जैसे आप एजुकेशन में जाओगे, टीचर नहीं पढ़ाएगा, आप बिठा के भेज देगा तो आप IAS IPS डॉक्टर नहीं बन सकते। जब खिलाड़ी फील्ड में जाता है और फील्ड में जाके उस कोच के पास वो खेलता है और वो कोच उस पर ध्यान ही नहीं देगा, उसकी प्रैक्टिस नहीं कराएगा, उसके मूवमेंट को नहीं पढ़ेगा, उसको ये नहीं देखेगा ये रेडर बन सकता है, कैचर बन सकता है, बॉलर बन सकता है, बैट्समैन बन सकता है, ये शूटिंग वाला बन सकता है, हर गेम में है, रेसलिंग में भी है। तो कबड्डी में जब तक वो कोच ये नहीं देखेगा, बच्चे की तो हर अनुमान है। अभी मान लो आज कोई सिक्सर मार दे, अरे मैं तो क्रिकेट खिलाऊंगा, आज कबड्डी में कोई 10 मार दे, अरे मैं तो कबड्डी प्लेयर बनाऊंगा। ऐसा एक हिंदुस्तान में कल्चर होगा। दूसरी कंट्रियों में क्या है, वो बच्चे की स्ट्रेंथ देखते हैं, किसी बच्चे का किस में कितनी बॉडी सपोर्ट करती है। अभी रेसलिंग मैं अपने लड़के को कहूँ कि मैं कबड्डी प्लेयर, मैं तो कबड्डी खिलाऊंगा, और लड़के का मन करता हो क्रिकेट खेलने का, शूटिंग करने का, रेसलिंग करने का। काफ़ी कंट्रियों में ऐसा जो बच्चे पे ही वो देखते हैं, पहले उसका फिजिकल लेते हैं, फिर उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, क्या साइंस के हिसाब ऐसे करते हैं। जैसे अभी मान लो फील्ड में कोच के पास चला गया, जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है कि खिलाड़ी का और कोच का कितना योगदान होता है खिलाड़ी बनाने में। अब मैं कहूँगा 50-50 होता है, मैं इतना कहूँगा 50 नहीं, 99% कोच का होता है, 1% खिलाड़ी का होता है। कोच ही बताएगा खिलाड़ी को कि आपने सुबह 4 बजे उठना है, पानी पीना है, फ्रेश होना है, ब्रश करनी है, फिर अपनी डाइट साथ लेके आनी है, आपने आधा घंटा रनिंग करनी है, 15 मिनट सूट लगाने हैं, 15 मिनट PT एक्सरसाइज करनी है, 15 मिनट जिम करना है, स्केल करनी है। कोच ही तो बताएगा। बताने के बाद वो खिलाड़ी कितनी कर सकता है, कोच कहेगा 10, आप 20 भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कोच कहेगा 10 कर ले तो सोचे 8 में झूठ बोल दे। जब किसी चीज़ में आप चोरी करोगे तो नहीं बन पाओगे। लेकिन कोच का पूरा योगदान कोचिज़ का रहता है, उसको किस टाइम उठाना। अभी जो जैसे हमारा एक मेडल ओलंपिक हमारे हाथ से चला गया, इसमें कोचिज़ भी फील ना करें, लेकिन 99% गलती कोचों की है। विनेश फोगाट वाले में क्यों है मिस्टेक? जब उन्होंने पता था कि भी इसमें वेट ज़्यादा है, तो इसमें कई टेक्निकली चीज़ होती हैं। आप उसकी इंजरी भी दिखा सकते थे, उसको फील्ड में ले जाने के जो रूल है उसको देख के इसको हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते थे, तबीयत ख़राब होगी ऐसे करा सकते थे, जो उसका हमारे देश को एक ब्राउन्स मेडल मिल सकता था। अब उन्होंने नहीं लगाया, क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या पॉलिसियाँ थी, ये तो कोच पे निर्भर होता है। क्या राजनीति भी थी? देखिए, मैं भी उस आंदोलन में रहा हूँ, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी फैमिली आज स्पोर्ट है। स्पोर्ट्स से मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है और मैं जीऊँगा इतने, मेरी फैमिली स्पोर्ट्स रहेगी। राजनीतिक तो एक मेरा अलग महत्व है पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन जो मेरी पहचान हुई है खेल से हुई है, और मैं जितने भी खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, वो हमारी फैमिली है। जंतर मंतर पे हम भी गए, हम भी बैठे। किसी खिलाड़ी के साथ अत्याचार होता तो हर खिलाड़ी ने एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन उनका एक सिस्टम था। जैसे वो मान लो इतनी मेहनत करके वहाँ तक गई है, ऐसा लगता नहीं कोई हिंदुस्तान से प्यार करता हो और इसमें इतना बड़ा योगदान जो पार्टी या राजनीतिक करी होगी। मैंने भी देखा कि भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट नहीं किया, उसने नहीं किया, ये जो लोग सुनने में अखबारों में भी और न्यूज़ में देखा। इसमें 1% हमारी फुकाट की भी कमियां रही, जो वो सोचती भी मेरा वेट 10 ग्राम 5 ग्राम बढ़ती है। हमसे भी कोच कहता था किसी का पानी भी हाथ का नहीं पीना है। वो इतनी बड़ी खिलाड़ी थी, थोड़ा सा वो करती, थोड़ा सा कोच करता, दोनों के सदन हो जाता, वेट भी आ जाता। लेकिन एक वेट आना, प्लेयर कभी नहीं चाहता कि मैं
देश को निराश करूं और अपने जीवन को निराश करूं। उसने मेहनत भी करी वज़न कम करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। और इसमें जो राजनीति होगी तो उसका दंड जरूर भरेंगे वो, जिन्होंने भी राजनीति करी होगी। तो उससे खिलाड़ी की आत्मा भी और पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ियों की भी और हिंदुस्तानियों को भी उसमें बददवा ज़रूर लगेगी। सर दुख तो हुआ था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का मेडल था, पूरे देश को इसका अफसोस हुआ, पूरे वर्ल्ड को अफसोस हुआ है कि एक महिला, पहली बार हिंदुस्तान की महिला एक ओलंपिक में फाइनल में जाकर मेडल से मुंह मोड़ना पड़ गया। किसी ने राजनीति की तो बहुत गंदा कर्म किया है, उसका भगवान ज़रूर उसको सज़ा देगा इस चीज़ की। क्योंकि स्पोर्ट्समैन अपने लिए नहीं लड़ता, वो देश के लिए लड़ता है मेडल लेने के लिए। हम अपने लिए खेलते हैं स्कूल लेवल पर नौकरी के लिए, जब वो इंटरनेशनल हो जाता है वो देश के लिए मेडल लेके आता है। उसने खाली एक तिरंगा दिखता है कि मैं एक मेडल लेके जाऊंगा तो मेरे देश का नाम रोशन होगा और मैं तिरंगे को सलूट करूंगा कि मैं एक ऐसा हिंदुस्तानी हूँ जो मैंने दूसरी कंट्री में आके अपना झंडा लहरा है। तो सर अब तो विनेश ने भी पॉलिटिक्स की तरफ में, अब विनेश जैसे आई है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, जो आदमी स्पोर्ट्स की यार अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा है और उसकी इच्छा करती है अभी मैं नौकरी छोड़ के इसमें राजनीति में जाऊं और उसने कुछ फ्यूचर देखता तो आना चाहिए, अच्छी चीज़ है। राजनीतिक कहते हैं दलदल है, दलदल उसके लिए है जो खुद दलदल है, जो अच्छे काम करने के लिए आएगा। अब मेरे वार्ड में जाइए, आप मेरे वार्ड में जनता से पूछिए कि दिनेश को आप किस टाइम फ़ोन करते हो, फ़ोन उठता है? एक भी आदमी ये नहीं मिलेगा आपने कि फ़ोन नहीं उठाता, मिलता नहीं है। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आ गया तो मेरा परिवार पॉलिटिक्स भी हो गया। अब जिन्होंने मेरे को चुनाव में वोट दिया वो मेरे लिए भगवान हो गए, क्योंकि नरेला विधानसभा मेरा भगवान है, नरेला विधानसभा मेरा परिवार है। इसमें खिलाड़ी भी हैं, मेरी माताएं बहनें भी हैं, भाभी भी हैं, दादी भी हैं, चाची भी हैं। जब जनता की नहीं सुनेंगे और जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो राजनीति कैसे हो गया? राजनीतिक वही होता है जो जनता की बात सुने, जनता की बात पे अमल करे, जनता का गुस्सा सहने की क्षमता रखे और जब रात को भी फ़ोन करे तो फ़ोन उठाए। पार्टी अब आपने देखा होगा 14 से बीजेपी मोदी 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 चल रही है। मेरे से भी पूछा किसी ने कि भाई दिनेश भाई आप भी कहोगे कि मैं खिलाड़ी था, मैंने भी ट्रेन का पानी पिया है। ये बातें मैं मिस हो गई। जब मैं ट्रेन में जाता था ना तो लोग पानी की बोतल ख़रीदते थे और मैं ट्रेन का पानी पीता था और किसी को नहीं बताता था कि मैंने ट्रेन का पानी पी लिया। इतनी गरीब परिवार से निकल के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जब मेरे पास स्पोर्ट्समैन आते हैं ना, मैं उसी दिशा में देखता हूँ यार, जब मैं खेलता था मैं प्रोटीन देता हूँ, शूज़ देता हूँ, किट देता हूँ। क्यों देता हूँ? तो मेरे सामने की बात क्योंकि मैं इसलिए, आप फेसबुक पे जाओगे इसीलिए देता हूँ यार, मैं इनको दूंगा ना ये कल बड़े खिलाड़ी बनेंगे तो फिर ये भी देंगे, जब जूनियरों को देंगे। तो हमने यहाँ अकेडमी भगत सिंह के नाम से चलाते हैं, हमने हॉस्टल भी दिया। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है वो जीवन भर स्पोर्ट्स से जुड़ा रहे, दूर ना जाए। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं मिलती। आपने कोरोना काल में देखा होगा, जिसने कभी 2 चक्कर भी नहीं लगाए ना, वो ट्रैकों पे 10-10 चक्कर लगा रहा था। वो एक्सरसाइज कर रहा था, कोई योगा कर रहा था, कोई अपने जिम में जाके चोरी कर रहा था। तो स्वास्थ्य एक स्पोर्ट्स से ही फिट रह सकते हो और स्पोर्ट्स करने से 80% बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो सर यहाँ पे तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमने बहुत सी डिस्कशन करी। अब बात करते हैं आपके दूसरे पहलू की। तो दूसरा पहलू है आपका राजनीति। आप बता रहे हो कि राजनीति एक काइंड ऑफ लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या आप मोटिवेट हो गए राजनीति में आए। तो अभी आपका मेजर महत्व क्या है राजनीति में? आपको अगर कभी एक मौका मिले स्पोर्ट्स को इम्प्रूव करने का दिल्ली में, या मैं बोल रहा हूँ इंडिया में, तो सबसे पहली चीज़ क्या इम्प्रूव करोगे? देखिए, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी करने, कुछ सेंटर थे पहले दिल्ली में, सेंटर चलते थे हमारे, उसमें दिल्ली सरकार से कोच भी मिलते थे। लेकिन वो पॉलिसियाँ बनाए भी, जहाँ सरकारी जगह हैं, स्टेडियमों पे, वहाँ सेंटर वो चालू किए। उसमें हो सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हुई हो, और दिल्ली सरकार ने काम तो किया है, इसमें तो कोई दोहराई बात नहीं। हर आदमी कहता है, बीजेपी वाले भी कहते हैं हाँ भाई स्कूल पे, शिक्षा पे, खेल पे काम किया है। लेकिन कुछ पॉलिसियाँ ऐसे बन जाती हैं जो कुछ अधिकारी नहीं चाहते ये पॉलिसी बने या कुछ हो जाए। किसी ने कुछ जो अधिकारी उनको पता भी नहीं होता। लेकिन मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जो सेंटर दिल्ली में चलते थे वो दोबारा चलने चाहिए, सेंटर चलें। और जो सीनियर कोचेज़ हैं, जो NIs हैं या इंटरनेशनल हैं, अभी भी लगाए हैं 120-30 कोच अभी लगाए थे पिछले साल हमने, वो सेंटरों पे गए हैं। बवाना में सेंटर चल रहा है RGM का। तो मैं चाह रहा हूँ जहाँ जिस गांव में सेंटर चलते थे,
जैसे मेरे गांव में सेंटर चलता था, रेसलिंग का भी, हॉकी का भी, कबड्डी का भी, वॉलीबॉल का भी कोच यहाँ पर था। अब वो सेंटर बंद हो गया। रेसलिंग के कोच थे वो एक्सपायर हो गए, वॉलीबॉल के कोच थे वो और कहीं अपनी नौकरी करने लगे। तो मैं दिल्ली सरकार से जब भी कभी स्पोर्ट्स की मीटिंग होगी और हमको सौभाग्य मिलेगा और बैठेंगे डिस्कस करेंगे, तो हम ये पॉइंट ज़रूर रखेंगे और मैंने लिखित में भी दिया है कि जिस गांव में अच्छे खिलाड़ी हैं उस गांव में गवर्नमेंट की तरफ से कोच होना चाहिए। या तो उसी गांव का कोई सीनियर खिलाड़ी हो, NIS कराया हुआ हो, या इंटरनेशनल कोच हो, या उस गांव का नहीं तो कहीं भी दिल्ली का कोई खिलाड़ी है, हरियाणा का कोई खिलाड़ी आए, वो अपना डाटा दे और वो खिलाए। क्योंकि जो छोटे छोटे कस्बे में स्पोर्ट्स होता है ना, तो जल्दी मेडल लेके आता है। अब यहाँ से बागनेर से आप बवाना जाओगे या बवाना से छतरा स्टेडियम जाना पड़ेगा, तो प्लेयर तो आने जाने में ही मर लेगा, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं जैसे राजनीति में आया और राजनीति मुझे मौका मिला कुछ करने का, तो सबसे पहले टारगेट होगा मेरा स्पोर्ट्स। सो ये थे दिनेश भारद्वाज। मैंने बोला था आपसे स्टार्टिंग में कि अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपने सारी इनकी जर्नी देखी, आपने इनके बारे में जाना होगा, आपने इनको पहचाना होगा, और मैं श्योर बोलता हूँ कि आपको एक एक मोमेंट पे ये लगा होगा कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया और ये आज कितना सोच रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में। आप इनके साथ जुड़ें, इनको कॉल करें, रीच आउट करें, इनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। अगर आप स्पोर्ट्स के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। वी एज अ स्पोर्ट्स बुक हम इनके साथ में इनिशिएटिव में जुड़ रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दिल्ली सरकार के साथ में भी मिलके स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें, जैसे एज यूजुअल हम लोग देते आए हैं। सो ये था आज का पॉडकास्ट। होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोबारा से एक नए सुपर टैलेंट के साथ। थैंक यू सो मच।